क्या? किसान ने नाराजगी में चीखते हुए कहा, ये तो बहुत बुरा है, यहाँ से दफा हो जाओ और अपने समाजवादी विचार अपने साथ ले जाओ। लेकिन समाजवादी ने हकलाते हुए कहा, मैं समझ नहीं पाया, तुम तो दूध और ऊन के बंटवारे के विचार से खुश थे, अंडों के बंटवारे पर आपत्ति क्यों? क्योंकि मेरे पास गाय या भेड़ नहीं है, किसान ने गुर्राते हुए कहा। लेकिन मेरे पास मुर्गी है, इसलिए वित्तीय IQ 2 इतना महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति दौलत के बंटवारे से सहमत हो जाता है जब तक कि ये उनकी नहीं आपकी दौलत हो। अपनी आय को सावधानी से चुनें। पिछले अध्यायों में आपने पढ़ा कि आमदनी 3 तरह की होती है, उपार्जित, पोर्टफोलियो और निष्क्रिय। इस फर्क को जानना महत्वपूर्ण है, खास तौर पर जब आपके पैसे को सरकारी अफसरों से सुरक्षित रखने की बात आती है। उपार्जित आमदनी की खातिर काम करने से टैक्सों से ज्यादा सुरक्षा नहीं मिलती है। अमेरिका में कम आमदनी वाला वेतनभोगी कर्मचारी भी टैक्स में ज्यादा प्रतिशत देता है। कर्मचारी सोशल सिक्योरिटी के लिए लगभग 15% टैक्स देते हैं। इसके अलावा वे संघीय, राज्य और स्थानीय टैक्स भी देते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सोशल सिक्योरिटी टैक्स 15% नहीं है। वे सोचते हैं कि ये 7.4% है और आपका नियोक्ता बाकी का 7.4% देता है। शायद ये सच है, लेकिन सम्मिलित 15% को देखने का मेरा तरीका ये है कि ये मेरा पैसा है। अगर मेरा नियोक्ता इसे सरकार को नहीं देता तो मुझे देता। यही उन कर्मचारियों के बारे में सच है जो सोचते हैं कि उनका नियोक्ता उनके 401 के रिटायरमेंट योजना में अपना हिस्सा देता है। नियोक्ता निवेश बैंकर को जो पैसा देता है वो भी दरअसल आप ही का पैसा है। व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं चाहता कि सरकार मेरी भावी वित्तीय सुरक्षा का प्रबंधन करे। सरकार बहुत खराब काम करती है। मैं तो चाहूंगा कि अपने पैसे की परवाह मैं खुद करूं। सरकार में ज्यादा वित्तीय बुद्धि नहीं होती है, ये वसूल किए गए सारे पैसे को खर्च कर देती है। सत्ताएं ये जानती हैं कि ज्यादातर लोग वित्तीय दृष्टि से शिक्षित नहीं हैं, इसलिए स्वयं को और अपने मित्रों को आपके पैसे से अमीर क्यों न बनाया जाए। बैंकों को इसलिए बनाया गया था ताकि वे आपका पैसा डाकुओं से सुरक्षित रखें। लेकिन क्या हो अगर आपको ये पता चले कि आपका बैंकर भी एक डाकू है? बैंकर को आपकी जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं होती। आप अपनी जेब में हाथ डालकर पैसे खुद निकालते हैं और अपने बैंकर को देते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको ये पता चले कि जिन लोगों पर भरोसा करके आप उन्हें अपना पैसा दे रहे हैं, वे आपके अनुमान से ज्यादा पैसे झपट रहे हैं और इसे कानूनी रूप से कर रहे हैं। जब न्यूयॉर्क के गवर्नर एलियट स्पिट्जर अटॉर्नी जनरल थे तो उन्होंने कई निवेश बैंकिंग फर्म्स और बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियों की जांच की थी, जिसमें उन्होंने उन्हें कई गैर कानूनी परंपराओं का दोषी पाया। जिन लोगों पर भरोसा करके जनता अपना पैसा सौंप रही थी, वही इसमें से थोड़ी ज्यादा मलाई खा रहे थे। दोषी कंपनियों पर जुर्माना किया गया। हालांकि जुर्माना उनकी अनैतिक आमदनी की तुलना में काफी कम था। हालांकि जुर्माना कम विचलित करने वाला था, लेकिन इससे भी ज्यादा विचलित करने वाली बात यह है कि ये बैंकर अब भी व्यवसाय कर रहे हैं। समस्या ये है कि एलियट स्पिट्जर की जांच सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी की निवेश बैंकिंग फर्म्स तक सीमित थी। मासूम ग्राहकों से बैंकरों के पैसे लेने की समस्या विश्वव्यापी है। जब ज्यादातर कंपनियों ने कर्मचारियों की आजीवन पेंशन बंद कर दी है, तो ज्यादातर कर्मचारियों को मजबूरन अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे खुद बचाने पड़ रहे हैं। कर्मचारियों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वे पेशेवर विशेषज्ञों की सेवाएं ले सके, जिस तरह की कंपनियों के पास होता है। इस वजह से वित्तीय दृष्टि से नादान पैसे का समूह गर्म हवा के गुब्बारे की तरह बढ़ता है, जिससे वित्तीय सेवाएं बेचने वाले बैंकर और लोग ज्यादा अमीर बनते जाते हैं। आज कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड की वजह से वैश्विक आर्थिक उछाल को ईंधन मिल रहा है। रिटायरमेंट फंड धन का महासागर बन चुके हैं, जो विश्व इतिहास में अपूर्व है, जिनकी रक्षा आप नहीं बैंकर करते हैं। जांच शुरू होती है। 2007 में अमेरिका की संसद ने वर्तमान 401 के पेंशन योजनाओं और म्यूचुअल फंड्स की जांच शुरू की, जिन्हें वे बैंकर चला रहे थे जिन पर भरोसा करके हम उन्हें अपना पैसा देते हैं। नीचे 14 मार्च 2007 को वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित एक लेख का अंश है। एलेनोर लेज, आपके 401 के की आपको क्या लागत आ रही है? 401 के योजनाओं में ये स्पष्ट करना जरूरी नहीं है कि प्रतिभागियों से कितनी फीस ली जा रही है, और ये बहुत सारी हो सकती है, जिनमें स्वतंत्र ऑडिट की फीस, अकाउंट को ट्रैक करने और संधारित करने की फीस,
परामर्श सेवाएं, साथ ही हेल्पलाइन और जाहिर है किसी योजना में फंड्स का प्रबंधन करने का बुनियादी खर्च। 401 व्ययों पर बढ़ते तनाव से संघीय कानून बनाने वाले पिछले सप्ताह प्रेरित हुए, ये जांच करने के लिए कि क्या फीस का गोलमोल खुलासा करने से कर्मचारियों के लिए ये जानना मुश्किल होता है कि उन्हें अच्छा सौदा मिल रहा है या नहीं। इन फीस के साथ समस्या ये है कि आपका नियोक्ता उन्हें नहीं समझ सकता। वास्तव में आपका नियोक्ता तो उनमें से कुछ के बारे में जानता भी नहीं है, क्योंकि वे छिपी हुई रहती हैं। तो आपसे फीस जानने या समझने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? लेख में आगे कहा गया था, अब कुछ नियोक्ता फीस को समझने के लिए बाहरी परामर्शदाताओं को नियुक्त कर रहे हैं। ऊंची फीस चिंता का विषय है। तथाकथित आमदनी बंटवारे के अनुबंध से जुड़े संभावित हितों के संघर्ष भी चिंता का कारण है। इनमें अक्सर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी किसी 401 के योजना प्रदाता को फीस देती है ताकि ये प्रदाता को अकाउंट के रखरखाव जैसी सेवाओं की भरपाई कर सके। ये लागतें योजनाओं में पेश फंड्स के खर्च में अक्सर पहले से जुड़ी होती हैं, जिससे योजना में भाग लेने वालों की लागत बढ़ जाती है। ऊपर दिए अंश को पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाता है कि रिटायरमेंट फंड प्रदाताओं के लिए यानी बैंकरों के लिए आपके पैसे से अमीर बनना कितना आसान होता है। जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, बैंकों के आपके धन की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। अब वे इसे आपसे हथियाने की खातिर काम करते हैं। स्थिति की त्रासदी ये है कि हम ये काम उनके लिए बहुत आसान बनाते हैं। अब हमें बैंक के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है। दरअसल वे इसकी खातिर आपसे अतिरिक्त फीस वसूल कर सकते हैं। इसके बजाय पैसा सीधे वेतन से कट जाता है आपके हाथों में पहुंचने से पहले। बैंकरों को हमारी जेब में से लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये कभी हमारी जेब में पहुंचता ही नहीं है। सिक्कों को क्लिप करना। रोमन साम्राज्य में कई सम्राटों ने अपने सिक्कों के साथ खेल खेले। कुछ ने सिक्कों को छील दिया, यानी किनारों से सोना चांदी कतर दी। इसलिए आज सिक्कों में कोनों पर खांचों के निशान होते हैं। ये खांचे सिक्कों को छीलने वालों से सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। सिक्कों को न छील पाने की स्थिति में सम्राटों ने खजांची को सोने चांदी में सस्ती धातुओं की मिलावट करने का आदेश दिया। 1960 के दशक में अमेरिकी सरकार ने अपने सिक्कों के साथ यही किया था। अचानक चांदी के सिक्के गायब हो गए और उनकी जगह नकली सिक्के चलने लगे। फिर 1971 में अमेरिकी डॉलर मुद्रा बन गया, क्योंकि इसे पूरी तरह से स्वर्ण पैमाने से हटा लिया गया। कई मायनों में बैंक सबसे बड़े वित्तीय शिकारी होते हैं। हर दिन वे ज्यादा मुद्रा छापकर बचत करने वालों को लूटते हैं। मिसाल के तौर पर नियम बैंकरों को अनुमति देते हैं कि वे आपकी बचत के बदले में थोड़ा ब्याज दें। फिर आपके बचाए $1 के बदले में बैंक को कम से कम $20 कर्ज देने की छूट रहती है, जिस पर ये ज्यादा ऊंची दर पर ब्याज वसूल करता है। मिसाल के तौर पर आपके जमा किए हुए $1 पर बैंक आपको 5% वार्षिक ब्याज देता है। जैसे ही आप $1 जमा करते हैं, तुरंत ही बैंक को $20 कर्ज देने की छूट मिल जाती है और ये क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए आपसे 20% ब्याज वसूल करता है। बैंक आपकी $1 की बचत पर आपको 5% ब्याज देता है, जबकि आपको $20 कर्ज देकर उस पर 20% ब्याज कमाता है। बैंकर इसी तरह अमीर बनते हैं। अगर आप और मैं ये करें तो जेल में होंगे। इसे सूदखोरी कहा जाता है। इससे मुद्रास्फीति भी उत्पन्न होती है। क्योंकि हमारे बैंक पैसे के साथ खेल खेलते हैं, इसलिए अमीरों और गरीबों के बीच की खाई ज्यादा बड़ी होती जाती है। आज बचत करने वाले पराजित होते हैं और बैंकर विजेता बन जाते हैं। धन के नए नियमों में हमें ये जानने की जरूरत होती है कि मुद्रा कैसे उधार लेकर हम संपत्तियां हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अब हम पैसे बचा नहीं सकते। दूसरे शब्दों में, चतुराई से कर्ज लेने वाले लोग ही नए पूंजीवाद में विजयी होते हैं, बैंक के बचत खाते में पैसा जमा करने वाले नहीं। ब्रोकर का मतलब होता है सेल्स पर्सन। धन के संसार में हर चीज के ब्रोकर होते हैं, जैसे शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट, मॉर्गेज, बीमा, व्यवसाय आदि। आज समस्या ये है कि ज्यादातर लोग अमीरों से नहीं बल्कि सेल्स पीपल से वित्तीय परामर्श ले रहे हैं। अगर आप किसी अमीर ब्रोकर से मिलते हैं तो आपको ये पूछना चाहिए कि वो अपनी बेचने की योग्यता की वजह से अमीर बना या वित्तीय योग्यता की वजह से। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, वॉल स्ट्रीट वो जगह है जहां लोग अपनी रोल्स रॉयस में बैठकर उन लोगों से सलाह लेने आते हैं जो सबवे में यात्रा करते हैं। अमीर डैडी ने कहा था, उन्हें ब्रोकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे आपसे ज्यादा कड़के होते हैं।
अच्छे ब्रोकर, बुरे ब्रोकर। ज्यादा पैसे न होने के साथ एक समस्या ये है कि प्रायः अच्छे और योग्य ब्रोकरों के पास आपके लिए समय नहीं होता। वे आपसे ज्यादा नेटवर्थ के ग्राहकों के साथ काम में जुटे रहते हैं। जब किम और मेरे पास बहुत कम पैसे थे तो एक ऐसा ब्रोकर खोजना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी जो हमें शिक्षित करने के लिए तैयार हो। चूँकि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए ज्यादातर ब्रोकर्स के पास हमारे लिए ज्यादा समय नहीं था। हम कई ब्रोकर्स से मिले जो हमें कुछ बेचना तो चाहते थे लेकिन सिखाना नहीं चाहते थे। हम तलाश करते रहे। हम एक युवा स्टॉक ब्रोकर की तलाश कर रहे थे जो नए ग्राहक बना रहा हो, जो स्मार्ट हो, अपने पेशे का विद्यार्थी हो और निवेशक भी हो। लगभग संयोग से एक मित्र के मित्र के जरिए हम टॉम से मिले। शुरुआत में हमने टॉम को $25,000 दिए। 15 साल बाद हमारा स्टॉक पोर्टफोलियो मिलियनों डॉलर का हो चुका है और बढ़ता जा रहा है। 1986 में हमारी शादी के बाद किम और मैंने रियल एस्टेट में निवेश शुरू किया। हमने बहुत कम पैसों से इसे शुरू किया। हमें बहुत से बुरे रियल एस्टेट ब्रोकर मिले जो रियल एस्टेट तो बेचते थे लेकिन इसमें निवेश नहीं करते थे। अगर वे निवेश करते थे तो म्यूचुअल फंड में करते थे। आखिरकार हम जॉन से मिले। $5,000 से शुरू करके उन्होंने हमारे रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को बढ़ाकर लगभग $2,50,000 का कर दिया। हालांकि ये बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं लगती है, लेकिन उन्होंने ये काम सिर्फ 3 साल में कर दिया था, वो भी पोर्टलैंड, ऑरेगन के बहुत बुरे रियल एस्टेट बाजार में। आज हमारे पास करोड़ों डॉलर की रियल एस्टेट होल्डिंग्स हैं, जो बढ़ती जा रही हैं। सीखे गए सबक। जैसा आप जानते हैं, अच्छे ब्रोकर भी होते हैं और बुरे ब्रोकर भी होते हैं। सरल भाषा में कहें तो अच्छे ब्रोकर आपको ज्यादा अमीर बनाते हैं और बुरे ब्रोकर बहाने बनाते हैं। नीचे उन चीजों की संक्षिप्त सूची है जिन्होंने अच्छे ब्रोकर खोजने और कायम रखने में हमारी मदद की। 1. किम और मैं दोनों ही शेयरों और रियल एस्टेट में निवेश संबंधी कक्षाओं में गए। ज्यादा ज्ञान होने से हमें शिक्षित ब्रोकर और सेल्स पर्सन में फर्क समझने में मदद मिली। 2. हम ऐसे ब्रोकर्स की तलाश कर रहे थे जो अपने पेशे के विद्यार्थी हों। टॉम और जॉन दोनों ही अपने क्षेत्रों में न्यूनतम पेशेवर आवश्यकताओं से ज्यादा समय लगा रहे थे। टॉम अक्सर मुझे उन व्यवसायों को देखने के लिए आमंत्रित करते हैं जिन पर वे शोध कर रहे हैं। जॉन रियल एस्टेट ब्रोकर हैं जो रियल एस्टेट में ही निवेश करते हैं। आज वे रियल एस्टेट निवेश के विषय पर सम्मानित शिक्षक हैं। 3. हम ये जानना चाहते हैं कि वे जो बेचते हैं क्या वे उसमें निवेश भी करते हैं। आखिर आपको उनके कहे अनुसार निवेश क्यों करना चाहिए अगर ब्रोकर को खुद उन्हीं शेयरों में निवेश करने का आत्मविश्वास न हो। 4. हम सौदा नहीं संबंध चाहते थे। कई ब्रोकर सिर्फ बेचना चाहते हैं। टॉम और जॉन दोनों ने ही तब हमारे साथ डिनर करने का वक्त निकाला जब हमारे पास बहुत कम पैसे थे। दोनों आज हमारे दोस्त हैं। सफलता की कुंजी। सफलता की कुंजी है शिक्षा।